चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है? अगर सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो आप इंटीमेट कर दीजिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। मेरे ख्याल से आवाज और वीडियो क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग में जो है सारी चीजें क्लियर है। आवाज आ रही सर? चलिए, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में 3 प्लांट आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका तीसरा प्लांट है। बाकी जो प्लांट रहेंगे जैसे गैस पावर प्लांट हो गया या फिर आपके पास डीजल पावर प्लांट हो गया, उनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं उनके भी पावर प्लांट हो गए, जैसे विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों बाद आपका जो है लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट इज नथिंग बट द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर इसी को आप बोलते हैं दैट इज आल्सो नोन एज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहले हम थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं पहली जो है एडवांटेज की बात करूं कि जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो काफी साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में ना तो कोई स्मोक होता है, ना ही कोई धुआं उत्पन्न होता है, ना ही ऐश की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐश जनरेट होती है। तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है दे आर क्वाइट neat and clear. They are quite neat and clear because no smoke and no ash is produced. ठीक है, ना ही कोई इसमें एश प्रोड्यूस होती है, ना ही आपका जो है कोई आपका स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो आप बोल सकते हैं स्मोक की वजह से पोल्यूशन होता है, एश की वजह से आप बोल सकते हैं पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जनरली आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं जो है जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट में आप देखेंगे कि आप बॉयलर में या फिर आप जो है बोलते हैं दैट इज जो आपकी भट्टी होती है, हाँ वीडियो अपलोड कर देंगे मेजरमेंट के। ठीक है, जो आपकी भट्टी होती है, फर्नेस होती है, वहां पर आप कोल का कंबशन करते हैं। कोल के कंबशन करने से आपके पास कई सारी हार्मफुल गैसेज आपकी प्रोड्यूस होती हैं, जिसको आप स्मोक बोलते हैं। साथ ही साथ जो एश होती है, एश में भी आपके पास जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं। जो एयर पे अगर आपके एश पार्टिकल जाते हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं आपके स्मोक से एश पार्टिकल को हटाने के लिए। अगर आपके एश पार्टिकल आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आपको जो है क्या कर सकते हैं, सांस के थ्रू आपके जो है आपके अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार जो है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली आप देखेंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आप देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई सारी आपकी रेडियो एक्टिव रेज आपकी निकलती है। अगर आपकी रेडियो एक्टिव जो रेज है वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो उससे आपको जो है काफी सारी बीमारियां होने का खतरा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो दैट इज द पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो पोल्यूशन काफी हार्मफुल होते हैं आपके ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, जिससे कई सारी आपकी जो है तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो जनरली आप बोलेंगे क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में आप जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज ए वाटर। वाटर इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर की हम एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, आपकी वाटर की एनर्जी को यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाटर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हाइड्रो पावर प्लांट में आप वाटर को ना तो कंबशन करते हैं, ना ही उसका कोई जो है रिएक्शन कराते हैं। डायरेक्टली आप वाटर को क्या करते हैं, आप एक जो है क्या कहते हैं हाइट एच तक उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां हाइट एच से अपने वाटर को गिराते हैं। तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर काइनेटिक एनर्जी
जब कन्वर्ट हो जाती है तो टरबाइन की हेल्प से हम उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर आगे जो है टरबाइन से आपका जो है जनरेटर कपल्ड होता है, जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सर ये क्वेश्चन में दिया था कि इनिशियल कॉस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाँ ठीक है अभी बात कर लेंगे, ठीक है अभी मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो वाटर है, वाटर में जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आपकी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जनरली जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इसमें ये आपके काफी साफ सुथरे प्लांट होते हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई धुआं या फिर स्मोक या फिर कोई एश प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट आपके पोल्यूशन फ्री प्लांट होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा हाइड्रो पावर प्लांट में, इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, मैं आपको बताया था कि जो रनिंग कॉस्ट, दो कॉस्ट होती है, एक इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट वो होती है जिसमें, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल कॉस्ट, जब आप प्लांट को जो है बनाते हैं तो बनाते समय जो कॉस्ट लगती है उसको हम लोग इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप, और उसके बाद दूसरी जो कॉस्ट होती है वो रनिंग कॉस्ट होती है। रनिंग कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है, एक तो फ्यूल की कॉस्ट, क्योंकि जब आप प्लांट को रन कराएंगे तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट इंक्लूड होती है, फ्यूल कॉस्ट और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसमें से मेन कॉस्ट रनिंग कॉस्ट में होती है फ्यूल की कॉस्ट। तो जनरली आप देखेंगे कि आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इसमें जो है जो रनिंग चार्जेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। अब रनिंग चार्ज में आप देखेंगे जो फ्यूल की कॉस्ट है, फ्यूल के तौर पे क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वाटर तो हमें एटमॉस्फेयर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बस केवल और केवल मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होता है। एक मिनट, शायद नेट चला गया क्या, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है चलिए। तो अगर हम जनरली बात करेंगे तो रनिंग कॉस्ट इसकी काफी कम होती है, बिकॉज रनिंग कॉस्ट में जो फ्यूल कॉस्ट है दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वाटर है, वाटर की कॉस्ट, वाटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एटमॉस्फेयर से अवेलेबल हो जाता है, फिर नेचर से अवेलेबल हो जाता है। केवल हाइड्रो पावर प्लांट में मेंटेनेंस की कॉस्ट ही थोड़ी बहुत पड़ती है, जो कि बहुत कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप बोलते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो रनिंग चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज द वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो रनिंग कॉस्ट होंगे, फिर रनिंग चार्जेस होंगे, वो काफी कम होंगे। दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, आप देखेंगे जनरली अगर मैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करूं तो थर्मल पावर प्लांट में आपके पास बॉयलर होता है, उसके बाद कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, सुपर हीटर होता है, आपका एयर प्री हीटर होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, कई सारे आपके पास रीहीटर होते हैं। तो उन सबको मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, कई सारी मोटर्स की भी जरूरत पड़ती है, और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं, उनमें हम कई सारी मोटर्स यूज करते हैं। तो जनरली हमें समय समय पर इनको क्या करना होता है, इनका मेंटेनेंस करना होता है। उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आप देखेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें रॉड होती है, मॉडरेटर होता है, फिर आपको जो है हीट एक्सचेंजर में वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए पंप का रिक्वायरमेंट होता है, कूलेंट को भी सर्कुलेट कराने के लिए पंप का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहां भी आप देखेंगे कि कई बार काफी ज्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में आप देखेंगे एक डैम होता है, डैम के पीछे हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उस डैम से हम वाटर को क्या करते हैं, अपनी टरबाइन तक लाते हैं, ठीक है। टरबाइन तक लाने के लिए आप एक पाइप का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेन स्टॉक, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे एक बार डैम बन जाता है तो डैम एक तरह की वॉल होती है, काफी मजबूत वॉल होती है। अब वॉल में इतना ज्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि डैम पहले से काफी ज्यादा मजबूत मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक पाइप होगा, पाइप के थ्रू मेरा वाटर आपका टरबाइन तक आएगा, फिर टरबाइन रोटेट करेगी, फिर जनरेटर कपल्ड होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में इतने ज्यादा कंपोनेंट ही नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो मेंटेनेंस होता है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से लो मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक तो रनिंग चार्जेस कम होते हैं, ठीक है, बिकॉज वाटर जो होता है वो हमें, वो वाटर ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फ्यूल के तौर पे हम वाटर यूज करते हैं, वाटर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिल जाता है, केवल मेंटेनेंस की कॉस्ट ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रनिंग चार्ज होता है, और मेंटेनेंस भी बहुत कम ही आपका जरूरत पड़ता है, बिकॉज आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो कंपोनेंट है वही बहुत कम है, ठीक है। मोटर वोटर का ज्यादा यूज करते नहीं है, क्योंकि आपका वाटर
हमारे एक हाइट एच पे स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम टरबाइन तक लेके आएंगे पाइप के थ्रू, उसके बाद टरबाइन को रोटेट कराएंगे, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं तीसरी बात करूं, जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं इनकी लाइफ कैसी होती है? इनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जो डैम होता है, डैम आपका काफी मजबूत होता है, और एक बार आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर देते हो तो लगभग 100 साल से ज्यादा उसकी लाइफ होती है। किसी भी डैम की जो लाइफ होती है वो 100 ईयर से ज्यादा होती है, और डैम काफी मजबूत होता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट आपके मजबूत होते हैं और लॉन्गर लाइफ होते हैं। लाइफ इज वेरी वेरी लॉन्ग ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ और क्या यूज कर सकते हैं? तो आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में आप एक डैम बनाते हैं, डैम पे आप वाटर को स्टोर करते हैं, उस वाटर का दूसरा आप यूज कर सकते हैं सिंचाई करने के लिए। ठीक है, डैम से आप कई बार वाटर को छोड़ते हैं और उस वाटर का यूज करते हैं सिंचाई करने के लिए। ठीक है, तो कई बार जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के साथ साथ हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज किया जाता है सिंचाई पर्पज से। सिंचाई करने को बोलते हैं इरिगेशन पर्पज से। ठीक है, तो जनरली हाइड्रो पावर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पज। ठीक है, या फिर आप कई बार बोल सकते हैं कि कई बार जो है बाढ़ की स्थिति आती है, तो आप देखेंगे कई बार जो है आपके शहरों में बाढ़ ना आए इसलिए शहरों के बाहर क्या बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं। डैम पे आपका वाटर स्टोर होता जाता है। ठीक है, तो जब पानी वानी बरसता है तो वाटर आपका क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। तो कई बार शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए भी आप डैम का यूज करते हो। डैम जनरली बनाए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के साथ साथ जो है फ्लूड को कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भी इन पावर प्लांट्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्योंकि जो वाटर होगा, अगर हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे तो शहरों तक बाढ़ आने का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर को स्टोर करते हैं उस वाटर को यूज कर सकते हैं आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, सप्लाई करने के लिए। पीने का पानी आप देखेंगे शहरों में सप्लाई किया जाता है, तो कई बार पीने के पानी को सप्लाई करने के लिए भी हम डैम के वाटर को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इट इज हाइड्रो पावर प्लांट का जो वाटर है इट इज यूज फॉर द सप्लाइंग द वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, पानी पीने के लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई करने के लिए भी हाइड्रो पावर प्लांट को यूज कर ले। तो ये कुछ मैंने आपको एडवांटेज बताए। ठीक है, अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं कि हाइड्रो पावर प्लांट का डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है, अभी आगे चल के और सारी कई सारी चीजें डिस्कस की हैं, मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूँ। पहला डिसएडवांटेज होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो आप डैम बनाते हैं, डैम के पीछे हम वाटर को स्टोर करते हैं। वाटर को स्टोर करने के लिए जो रिजर्वायर, जहां पर वाटर को स्टोर करते हैं उसको जलाशय या फिर रिजर्वायर बोलते हैं, फिर स्टोरेज बोलते हैं। जो स्टोरेज होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। तो पहला एक डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत बड़े एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर एरिया। एरिया जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा उसकी यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लैंड होगा वो किलोमीटर्स में होता है, तो दैट इज स्क्वायर ऑफ द किलोमीटर का, दैट इज 50 किलोमीटर स्क्वायर, आपका 30 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से आपको जो है एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। वेरी वेरी लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट होता है आपके डैम को बनाने के लिए, बिकॉज डैम के पीछे हमें वाटर को स्टोर करना पड़ेगा, और जो वाटर होता है वो लगभग एक छोटा सा आर्टिफिशियल समुद्र की तरह दिखता है। आर्टिफिशियल एक समुद्र, पॉन्ड, काफी बड़ा पॉन्ड होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इनिशियल कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि डैम जो आप बनाते हैं, डैम बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। डैम का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेरी वेरी कॉस्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ठीक है, क्योंकि तो जो डैम बनाया जाता है वो आपका जो है काफी मजबूत, रोबोस्ट होता है। रोबोस्ट मीन्स मजबूत होता है। ठीक है, आपका आरसीसी, कंक्रीट, कई सारी जो है मटेरियल्स यूज करते हैं, उसमें कई कई लोहा यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो आपका डैम या फिर जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट में जो मेन कॉस्ट आती है वो डैम बनाने की आती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से आपके हाइड्रो पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक बार आपका जो है इनिशियल कॉस्ट आपने लगा दी, उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस या फिर रनिंग चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर मैं इनिशियल कॉस्ट की बात करूं तो हाइड्रो पावर प्लांट आपके मेजर प्लांट्स होते हैं जिनमें इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें
कि अब जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट में जब आप डैम बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा एरिया हो जिसमें हमें कम से कम कंस्ट्रक्शन करना पड़े, क्योंकि जितना डैम बनाने में कंस्ट्रक्शन आप करेंगे उतनी ज्यादा इनिशियल कॉस्टिंग होती जाएगी। तो आप देखेंगे हिल स्टेशन में आपके पास जो है आपके पहाड़ी एरिया जो होता है, पहाड़ी एरिया में दो तरफ से पहाड़ होता है और आप तीसरी तरफ से आप एक दीवार बना देते हैं, तो डैम की जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो हिल स्टेशन में ज्यादा बनाए जाते हैं, बिकॉज हिल स्टेशन में जो होता है वाटर को स्टोर करने के लिए नेचुरल हमें कर्व मिल जाता है, और आपके जो डैम की जो कॉस्टिंग होती है वो आपकी काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप बोलते हैं या फिर आप देखेंगे कि जो है हिल स्टेशन होते हैं, हिल स्टेशन में वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो हिल स्टेशन से ही क्या करती है, निकलती है। अगर मोस्ट ऑफ द रिवर हिल स्टेशन से निकलती है तो वहां वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी और वहां पर वाटर को स्टोर करना भी आपके लिए इजी होगा। दैट स्टोरेज इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दो साइड से आपके पहाड़ आ रहे हैं, बीच से आपने दीवार खड़ा करके डैम बना दिया, तो आप आसानी से वहां पर वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। तो एक चीज पूछी जाती है कि जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो किस एरिया पे ज्यादातर मिलते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो हिल स्टेशन पे आपको ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, हिल स्टेशन पे इनकी लोकेशन होती है। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर आप देखेंगे जो कंज्यूमर होते हैं काफी कम होते हैं। आपके कंज्यूमर तो जो है आपके हिल स्टेशन पे रहे, पहाड़ पे तो रहेंगे नहीं, तो जनरली आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो हिल स्टेशन पे सिचुएट होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है जो पावर आप जनरेट करेंगे उस पावर को आपको भेजना पड़ेगा कहां पर, कंज्यूमर के पास, फिर लोड सेंटर। अब लोड सेंटर जो है हिल स्टेशन पर तो मिलेगा नहीं, फिर कंज्यूमर आपको ज्यादातर कंज्यूमर हिल स्टेशन पे तो मिलेंगे नहीं, वो आपको कहां मिलेंगे, आपके हिल स्टेशन से दूर मिलेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब आप पावर को जनरेट करेंगे तो लोड सेंटर जो कि हमारे हिल स्टेशन से काफी दूर हो गए, फिर जो कंज्यूमर जो कि हिल स्टेशन से काफी दूर होंगे वहां तक आपको पावर को भेजना पड़ेगा। पावर को भेजने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। चूंकि आपका जो हिल स्टेशन से कंज्यूमर की जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जनरली जो है हाइड्रो पावर प्लांट में जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो आपके हिल स्टेशन पे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं या फिर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट है उनकी लोड सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होती है। अगर लोड सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपको ट्रांसमिशन जो है करने की कॉस्टिंग ज्यादा, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए आपको ट्रांसमिशन वायर आपको बिछाने पड़ेंगे, उसके बाद सपोर्ट आपको कई देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट आपकी कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बोले हैं पहले हम उन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लेते हैं। ये मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताए हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की लोकेशन, फ्यूलेबिलिटी, वो सारे की सारे चीजें देखेंगे। बट जो कॉमन से पॉइंट है जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछेगा कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट के क्या एडवांटेज हैं, क्या फिर डिसएडवांटेज हैं, उनको आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो नाउ राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, धीमे धीमे समझते हुए लिखना स्टार्ट करते हैं। कई दिनों बाद मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आज तो हो सकता है मुझे दिक्कत हो आपको जो है। ठीक है, चलिए नाउ, क्योंकि कई ऑपरेशन में इसमें भूल भी चुका हूँ कि कैसे होते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिखे बेटा, हेडिंग डालें एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, कल से मैं क्लास आपकी पहले ले लूंगा, आज थोड़ा सा काम था इसलिए मैं आपकी क्लास थोड़ा सा डिले ले रहा हूँ। ठीक है, और कल परसों मेरे ख्याल से दशहरा है। ठीक है, इस वजह से आपकी मशीन की क्लास नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, सैटरडे से आपकी मशीन की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपकी प्रॉपरली जो है मेजरमेंट की क्लास आपकी प्रॉपरली चल रही है। ठीक है, अब बाकी क्लासेज आपकी जो भी टेक्निकल होंगी वो प्रॉपर ही चलेंगी, जो आपके कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे